Good morning, students. Today I'm going to continue our topic Principles of Management. So, 5 principles we have done. 6th principle is subordination of individual interest to general interest. So, what is mean by the individual interest? Individual interest means interest of an employee. एम्प्लॉई के इंटरेस्ट को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना जितना कि जनरल इंटरेस्ट को देना है. अब जनरल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? जनरल इंटरेस्ट का मतलब है फर्म का जो ऑब्जेक्टिव है, फर्म का जो मेन मोटिव है, फर्म का जो एम्बिशन है, तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मेन हमने फोकस अपना जो है वो क्रिएट करना है, मेन हमने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है. मैनेजमेंट ने मेन जो है कॉन्सेंट्रेट किसके ऊपर करना है? जनरल इंटरेस्ट के ऊपर एज़ कम्पेयर टू द इंडिविजुअल इंटरेस्ट. जनरल इंटरेस्ट ये माना जाता है कि जनरल इंटरेस्ट जब बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर लिया जाएगा. सो इन ऑल द सिचुएशंस द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रियोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉई. तो मेन प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? मेन प्रायोरिटी जो फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव है. फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसके पास ऑर्डर आया है, ह्यूज जो प्रोडक्ट्स हैं, जो यूनिट्स हैं, उनका ऑर्डर आया है, तो विद इन शॉर्ट पीरियड उन्होंने उस जो ऑर्डर है उसको फुलफ़िल करना है, प्रोडक्शन का काम करना है. टाइम पीरियड बहुत कम है, तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि उस ऑर्डर को कंप्लीट करना, उसकी ऑर्डर की जो सप्लाई है टाइम पर करना. तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको ओवर टाइम पर लगाएगी और काम को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए वो ट्राई करेंगे. तो इट मीन्स कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारे पास ऑर्डर आया है उसकी डिलीवरी करना अकॉर्डिंग टू द टाइम, ऑन टाइम. तो चाहे उसके लिए हमें वर्कर्स को ओवर टाइम देना पड़ रहा है, हम उनसे एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इससे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो रहा है, लेकिन इससे वर्कर्स के ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो रहे हैं. वर्कर्स के मेन ऑब्जेक्टिव होते क्या हैं? वर्कर्स के मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये होता है मैक्सिमम सैलरी अर्न करना. तो जब हम ओवर टाइम जो है वो दे रहे हैं वर्कर्स को, उनसे टाइम ले रहे हैं और उसके बदले में पेमेंट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका वो भी ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा. तो यहाँ पर मेन फोकस क्या है कि मेन जो है हमने जनरल इंटरेस्ट की तरफ ध्यान देना है, मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ ध्यान देना है. और ये माना जाता है कि जब मेन ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट होता है अच्छी वर्किंग कंडीशंस उन्हें मिले, अच्छी सैलरी मिले. तो जब फर्म के जो है मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट्स अर्न होंगे तो ऑटोमेटिकली जो फर्म है, जो मैनेजमेंट है, अपने वर्कर्स को भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी. Next objective is remuneration of employees. So remuneration should be fair to both employees and the organization. तो remuneration होता क्या है? That is the wages, salary जो हम workers को pay कर रहे हैं, तो वो fair होना चाहिए. इतना हो ताकि जो workers काम कर रहे हैं उनको हो कि हमने जितना काम किया उसके अकॉर्डिंग हमें पेमेंट रिसीव हो रही है. द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस विच शुड गिव दैम एट लीस्ट आ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ताकि वो अच्छे से अपना जो लाइवलीहुड है उसको स्पेंड कर सकें. सो इतना उनको पे करना चाहिए और उनको लगे कि जो हमने काम किया उसके बदले में हमें रीज़नेबल मिल रहा है. और दूसरे साइड से ऑर्गेनाइजेशन को भी ये लगे कि जो हम पे कर रहे हैं उसके बदले में हमें आउटपुट भी मिल रहा है. सो इस तरह से रेमुनरेशन डिसाइड होना चाहिए. तो एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, दैट इज़ रेमुनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल. तो जितना काम करवाया जा रहा है वर्कर्स से, अकॉर्डिंग टू दैट वर्क हमने अपने वर्कर्स को रेमुनरेशन पे करना है, वेजेस पे करना है, सैलरी पे करना है. तो क्योंकि सैलरी इज़ द मेन मोटिव ऑफ द सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़. सो मैक्सिमम केसेस में जो वर्कर्स हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंस, विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल मोटिवेशंस. नेक्स्ट वन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. तो व्हाट डू यू मीन बाय द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन? सबसे पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए. दिस इज़ वेरी न्यू टर्म फॉर यू. सो सेंट्रलाइजेशन इज सेट टू एग्जिस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज concentrated in the hands of top level management.
सारी की सारी डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो सारे डिसीजन मेकिंग का काम कर रही है, उसने सारी अथॉरिटी अपने पास रखी, तो उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। जहाँ पर बाकी लोग जो हैं, बाकी जो मैनेजर्स हैं, उनको डिसीजन लेने की पावर नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पर अथॉरिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो जो हेनरी फुल है वो क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि जहाँ पर बैलेंस हो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर सेंट्रलाइजेशन होना ज़रूरी है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ में डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। तो सिंपल से हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्कूल है, टॉप लेवल मैनेजमेंट वहाँ पर होती है, चेयरमैन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। तो उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उन्होंने जो है रूल्स बना दिए, पॉलिसीज़ बना दी। बाद में उन रूल्स पॉलिसीज़ को आगे इम्प्लीमेंट करना किसका काम है? आगे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट टीचर्स हैं, उनका काम है। सो जो सिलेबस आगे कंटिन्यू करवाना है, जो उन्होंने जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मैनेजमेंट है, उन्होंने एक टारगेट दे दिया कि आपका जो सिलेबस है टीचर्स का वो इस टाइम तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। सिलेबस को कैसे करवाना है, किस तरह से टेस्ट कंडक्ट करने हैं, किस तरह से क्वेश्चन पेपर फ्रेम करने हैं, वो सारा का सारा जो डिसाइड करने की वो अथॉरिटी है वो किसके पास है? टीचर्स के पास है। तो इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, कि कुछ अथॉरिटीज़ जो हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो इसमें जो है डिसेंट्रलाइजेशन का पॉइंट आ गया। और कुछ लेवल पर सेंट्रलाइजेशन भी है, कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं वो टॉप लेवल कर रही है और बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है बिटवीन डिफरेंट पर्सन अमंग डिफरेंट पर्सनस। दिस इज़ कॉल्ड द बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज़ एंड इसमें एक और बात कि बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो है जहाँ पर बैलेंस्ड है बिटवीन द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बिकॉज अगर सारी की सारी सेंट्रलाइजेशन होगी तो उस केस में भी जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, या जो मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल है, उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, तो वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से फुलफ़िल नहीं करेंगे। तो ये अगेन वही प्रिंसिपल आ गया, बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर भी वो पॉइंट आ जाता है। तो बैलेंस होना चाहिए, तो इट मीन्स सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। सो इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटी है तो वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन चल सकती है कि एक पर्सन जो है वो उसको हैंडल कर रहा है, तो वो डिसीजन मेकिंग पावर जो है उसके पास ही है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बहुत बड़ा है तो उस केस में डिसेंट्रलाइजेशन का होना ज़रूरी है। तो कुछ फैक्टर्स हैं ऐसे जो कि ये डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए या डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। अदरवाइज फ्योल क्या कहता है कि बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, दैट इज़ स्केलर चेन। सो व्हाट डू यू मीन बाय द स्केलर चेन? स्केलर चेन का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द फ्योल द फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक आर नॉन एज द स्केलर चेन। तो सिंपली सा एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बता सकती हूँ कि स्केलर चेन का मतलब है, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरह से पास हो रही है। यहाँ पे है ए, देन बी, सी, डी, ई, देन एल, एम, एन, ओ। सो इस तरह से है। अब यहाँ पे क्या है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ई के पास है, ई ने इन्फॉर्म किया। अब ई जो है वो कम्युनिकेट करना चाहता है ओ के साथ। सो ई जो है डायरेक्ट ओ को इन्फॉर्म नहीं कर सकता, ई ने डी के पास जाना है, डी को इन्फॉर्म करना है, डी को कम्युनिकेट करना है, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। डी के बाद डी जो है वो सी को बताएगा, सी जो है आगे बी को पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन जो भी है वो बताएगा, बी ए को, ए एल, एल एम, एम एन, एन ओ। यानी कि ई से अगर ओ तक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी है तो वो इस तरह से स्केलर चेन इस तरह से आएगी। क्लियर? सो इसे हम कहते हैं स्केलर चेन। तो ये सिस्टमेटिक वे से है। तो इसका जो बेनिफिट है, सबसे बड़ा बेनिफिट इसका क्या है कि स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वे से जो है कम्युनिकेशन होता है। किसी भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उसको ये नहीं हम कह सकते कि इन्फॉर्मेशन जो है प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रही है, तो इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली पहुंच जाएगी और प्रॉपर कंट्रोल होता है इसमें, और वर्क की जो एफिशिएंसी है, इफ़ेक्टिवनेस है, वो भी बनी रहती है। लेकिन इससे टाइम बड़ा वेस्ट होता है, ई से ओ तक जाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर एक जो कॉन्सेप्ट आता है उसे हम कहते हैं गैंग प्लैंक। अब गैंग प्लैंक क्या है? गैंग प्लैंक का कॉन्सेप्ट तब यूज़ किया जाता है जबकि एमरजेंसी होती है। ई ने ओ को कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है
ई के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर एक स्टेप फॉलो करे। तो ई डायरेक्टली जब ओ से बात कर रहा है, ओ को इन्फॉर्म कर रहा है, ओ को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं गैंग प्लैंक। तो गैंग प्लैंक मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम, एंड स्केलर चेन मतलब सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ द communication. I hope you have cleared all the principles.